दुल्हन के हाथों में मेहंदी क्यों नहीं है अम्मी? किसी बच्ची ने दुल्हन को पुरइश्तियाक नजरों से देखते हुए अपनी माँ से सवाल किया और जहां उसकी बात पर उसकी माँ ठिठकी, वहीं दुल्हन की भी नजरें अपने हाथों पर ठहरी। शफाफ गुलाबी हथेलियां, वीरान और बेरौनक। उस औरत से कोई जवाब न बन पड़ा तो बच्ची को डांटकर चुप करवा दिया। लेकिन उसके चुप करवाने से क्या हो सकता था? हकीकत सारी दुनिया जान गई थी, कुछ भी छुपा हुआ नहीं था। नाइमा, तुम ऐसा करो, दुल्हन को उसके बेडरूम में छोड़ाओ, थक गई होगी। आरिफा बेगम ने अपनी देवरानी की बेटी को इशारा किया। वो समझ गई थी, इसलिए फौरन उठ खड़ी हुई। आइए भाभी, आपको ऊपर बेडरूम में छोड़ाऊं? नाइमा ने उसका बाजू थामते हुए सहारा दिया। वो भी उस माहौल से जल्द अज जल्द निकलना चाहती थी, इसलिए खड़ी हो गई। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? वो अचानक ड्राइंग रूम के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। नाइमा के साथ दुल्हन के कदम भी थम गए। सामने वो दीवार बना खड़ा था। दुल्हन रुखसती के बाद कहाँ जाती है? नाइमा ने तायाजाद भाई को शरारत से देखा। आम दुल्हनें तो रुखसती के बाद अपने शौहर के बेडरूम में ही जाती हैं, लेकिन अगर दुल्हन खास हो और जीदार हो तो कहीं भी जा सकती है। वो दुल्हन को गहरी नजरों से देखते हुए कहने लगा। दुल्हन ने यकदम उसको देखा। उसकी आंखों से शरारे निकल रहे थे। वो इंतहाई बेनियाजी से आंखें फेर गया। जाइए, वो कहकर साइड हो गया। नाइमा दुल्हन को ऊपर ले गई, फिर बेडरूम का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। ताज़ा फूलों की महक एक झोंके की तरह आई। दुल्हन का दिमाग खुशबू से झुंझला सा गया। वो ठिठक गई। अंदर किसी के अरमान सजे थे और उन अरमानों पर वो कदम रखने जा रही थी, गोया रौंदने जा रही थी। उसके कदम मन मन भर के हो गए थे। वो दहलीज पर कदम नहीं रखना चाहती थी। जब किसी की जिंदगी में ही कदम रख लिया था तो फिर दहलीज क्या मानी रखती। नाइमा उसे बेड पर बिठाकर चली गई थी और उसे फूलों से सजा बेड, अंगारों का महसूस हुआ था। दिल जैसे तपते तवे पर रख दिया गया हो। रात अच्छी खासी गहरी हो चुकी थी जब उसे अपने बेडरूम में जाने का ख्याल आया। वो घड़ी में टाइम देखते हुए उठ खड़ा हुआ। अपने दोस्त हस्सान को रुखसत करने के बाद वो रूम की तरफ बढ़ा। वो सीढ़ियां तय करता हुआ अपने बेडरूम में आया। बेडरूम का दरवाजा लॉक करके पलटा तो ठिठक कर रह गया। दुल्हन के साथ साथ कमरे का हुलिया भी बिगड़ा हुआ था। इंतहाई खूबसूरत फूलों की चादर नीचे जमीन पर ढेर थी। साइड टेबल पर रखे गए गुलदान टूटकर फूलों समेत जमीन पर बिखरे हुए थे। ड्रेसिंग टेबल की सारी चीजें औंधी पड़ी थीं। दुल्हन का अपना दुपट्टा आधा सोफे पर और आधा नीचे लटक रहा था। सैंडल कहीं थे, पर्स कहीं। वो एक एक कदम बढ़ाता आगे आ रहा था कि नीचे कोई चीज चरमरा के रह गई। उसने कदम पीछे उठाया और देखा, वो दुल्हन का सोने का गलूबंद था जो अपनी नाकदरी पर रो रहा था। उसने झुककर गलूबंद उठाया। इसके कुछ मोती टूट गए थे। उसने वो गलूबंद सोफे के सामने क्रिस्टल टेबल पर रख दिया। वो खुद बेड पर औंधी लेटी थी। चेहरे पर तकिया रखा हुआ था। महरोज का पसंदीदा सिल्वर कलर का लहंगा पहना हुआ था, मगर दुपट्टा सोफे पर झूल रहा था। वो कदम बचा बचाकर बेड के करीब आया। रबी, इसकी भारी आवाज बासानी उसके कानों तक पहुंची थी। रबी, उसने दोबारा आवाज दी, मगर वो टस से मस ना हुई। वो जैसे ही थोड़ा करीब हुआ, उसकी नजर दुल्हन के कमर पर पड़ी। पिछला गला खासा गहरा था। दुधिया नगद सिल्वर रंग को मांद कर रही थी। उसने बमुश्किल अपनी नजरें चुराईं। हेलो, सो गईं? उसने हाथ बढ़ाकर उसका बाजू हिलाया। इसके लम्स से यकदम करंट खाकर उठ बैठी। डोंट टच मी मिस्टर महरोज बख्त, उसने उंगली उठाकर कहा। क्यों, क्या तुम मेरी बीवी नहीं हो? वो उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहने लगा। नहीं हूं मैं तुम्हारी बीवी, नहीं हूं, समझे तुम? वो यकदम चिल्ला उठी। तो फिर यहां मेरे बेडरूम में क्या कर रही हो? वो इंतहाई इत्मीनान से कह रहा था। सजा भुगत रही हूं अपने किए की सजा, वो चबाकर कहने लगी। महरोज उसे सरता पात देख कर रह गया। रोए रोए सुर्ख आंखें, मिटा मिटा सा मेकअप, कंधों पर बिखरे शोल्डर कटिंग सिल्की बाल और बिना दुपट्टे के उजागर होती रहनाइयां। नजरें हट नहीं रही थी। तुम्हारे लिए सजा है, मगर मेरे लिए तो अल्लाह की अता करदा एक खास नेमत हो तुम, उसने गंभीर लहजे में कहते हुए उसके गाल को छू। वो उसके अंदाज पर भड़क उठी। कहा है ना, मुझे हाथ मत लगाना, हाथ पीछे हटाओ,
उसने सख्त लहजे में कहा। महरोज के हाथ उसकी कमर को छू रहे थे। उसे ऐसा लगा जैसे उसके जिस्म पर बिच्छू रेंग रहे हों। इतना सब्र नहीं है मुझ में कि मैं आज की रात पीछे हट जाऊं, बल्कि जो कल की रात गुजारी थी वो भी खुदा जानता है, उसने कहते हुए उसे जोर से भेज लिया था। मैं कह रही हूं मुझे हाथ मत लगाओ, वो फुनकार कर कहती हुई उस पर झपट पड़ी। वो उसे अपने नाखूनों से नोचने की कोशिश कर रही थी और वो अपने बचाव के लिए उसके हाथ रोक रहा था। लेकिन जैसे ही रवि के नाखूनों ने उसकी गर्दन पे खराश डाली, वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सका और यकदम उसका हाथ उठ गया। वो उसके भारी हाथ से थप्पड़ खाकर पीछे की तरफ बेड पर गिरी। बस, बहुत हो गया तुम्हारा तमाशा, हर चीज की हद होती है, अपनी हद में रहना सीखो। वो पहली बार यूं गुस्सा से धाड़ा। तुम मुझे हद बता रहे हो? हद तुमने पार की है। वो थप्पड़ की तकलीफ भूलकर फिर सीधी खड़ी हुई। मुझे हद पार करने का रास्ता तुमने दिखाया था, वो जोर देकर बोला। मैंने तो एक शरारत की थी, वो रूहान सी हुई। लेकिन मैंने कोई शरारत नहीं की, मैं कल भी संजीदा था, आज भी हूं। तुम किसी भी कोर्ट में चली जाओ, मेरा कसूर कहीं भी साबित नहीं होगा, उसने चबाकर कहा। तुम इतने बेकसूर भी नहीं हो, वो चीखी। मैं इतना कसूरवार भी नहीं हूं, उसने कांधे उचकाए। तुम पछताओगे अपने फैसले पर, फिलहाल तो पछताने का वक्त तुम्हारा है। वो फिर पुरसुकून हो चुका था। सैयद महर वज़बख्त, तुमने खसारे का सौदा किया है। ओ ना, तुम्हें क्या पता कि सबसे ज्यादा फायदा मुझे ही हासिल हुआ है तुम्हारी सूरत में। वो उसके सरापे को मुस्कुराती नजरों से देख रहा था। खुशफहमी है तुम्हारी, वो नफरत से बोली। ये तो बात की बात है ना कि कौन खुशफहम है और कौन गलत फहम। पहले तुम ये बताओ, तुम चेंज करोगी या लाइट ऑफ कर दूं? उसके लहजे और नजरों का मफहूम वो अनजान होकर भी समझ गई थी और उसके जिस्म में सनसनी दौड़ गई, उसका खून खौल उठा था। तुम कहना क्या चाहते हो? जो तुम समझ चुकी हो, वो कहता हुआ उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन वो बिलक कर पीछे हटी। मैं हंगामा मचा दूंगी अगर तुमने मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी की तो, उसने धमकी दी। मिसेज मरूब महरोज बख्त, ये आपकी भूल है कि मैं आपकी धमकियों में आकर आपको छोड़ दूंगा और अपने हक से दस्तबरदार हो जाऊंगा। मैं ऐसे लोगों में से नहीं हूं। मैं अपनी जिद पूरी करना जानता हूं और बेहतर है आप मेरे साथ सीधी तरह पेश आएं, वरना मुझे उल्टा पेश आने में भी वक्त नहीं लगता, और ये तो आज आप देख चुकी हैं। वो उसे कलाई से पकड़कर अपनी तरफ खींच चुका था। एक मर्द से मुकाबला करना उसके बस से बाहर हो गया था। उसकी सारी जदोजहद नाकाम हो गई थी। वो बेबसी से तड़प तड़प कर रोने लगी, मगर महरोज पर उसके आंसुओं और सिसकियों का भी कोई असर नहीं हुआ। अब चाहे वो तड़पती या बिलकती, उसे परवाह नहीं थी। बकौल उसकी उसने अपना हक वसूल किया था। बाहर दरवाजे पर दस्तक हो रही थी, मगर वो बेहिस बनी बैठी थी और कोई जवाब नहीं दिया था। फिर थोड़ी देर बाद दोबारा दस्तक हुई। इस पर दस्तक मुतवातर होने लगी थी। तभी पेशसुद सोए महरोज की नींद का सिलसिला भी टूट गया। उसने चौंक कर आगे पीछे देखा। वो दोनों पांव सोफे पर चढ़ाए घुटनों के गिर्द बाजू लिपेटे बैठी थी और उसे देख रही थी। महरोज बेटा, दरवाजा खोलो। बाहर आरफा बेगम की परेशान आवाज आई। वो यकदम उठ बैठा। बैठ के दूसरे कोने पर रखी अपनी शर्ट उठाकर पहनते हुए वो कमरे में बिखरी चीजों से बचता हुआ दरवाजे तक आया और बालों में हाथ फेरते हुए दरवाजा खोल दिया। गुड मॉर्निंग मॉम, उसने हमेशा की तरह कहा। क्या बात है, सब हैरियत तो है ना? कब से दरवाजा बजा रही हूं? उन्हें परेशानी हुई। जी सब हैरियत है, मैं सो रहा था इसलिए पता नहीं चला। वो रबी कैसी है? आरफा बेगम ने ठहर कर पूछा। अंदर आकर देखने कैसी है, उसने दरवाजे से हटते हुए कहा। क्यों, क्या हुआ? वो बाहर से ही अंदर का हाल देख चुकी थी। कमरे की सफाई कर दे, उसने सर झटक कर कहा। और नाश्ता? नहीं, नाश्ता मैं नीचे आकर ही करूंगा। और दुल्हन? उसका नाश्ता आप ऊपर दीज दें। वो अकेली नाश्ता करेगी? फिलहाल तो अकेली भी कर ले तो बहुत है। आरफा बेगम बात समझ गई थी। ठीक है, मैं मुलाजमा को भेजती हूँ, वो कहकर पलट गई और वो अंदर आ गया। इतनी सहमी हुई क्यों बैठी हो? भूख की वजह से, थकन की वजह से या नींद की वजह से? वो उसके बराबर सोफे पर आ बैठा, लेकिन उसने फिर भी सर नहीं उठाया। ओके यार, ना बोलो, तुम्हारी मर्जी, आज का दिन तुम्हारा है। वो कहता हुआ उसके बालों को छेड़ता उठ खड़ा हुआ और वॉशरूम चला गया। मुलाजमा कमरे में आकर सफाई करने लगी और अंदर ही अंदर हैरान हो रही थी। बेगम साहिबा, आप बेड पर बैठ जाएं, मैं सोफा भी साफ कर देती हूँ। सोफे पर फूलों की पत्तियां बिखरी थी, लेकिन उसका पारा हाई हो गया। दफा हो जाओ यहां से, मैं आग लगाकर जला दूंगी सब कुछ, वो मुलाजमा पर चिल्लाने लगी। इतने में वो वॉशरूम से बाहर निकला। तुम जाओ, ये काम बाद में कर लेना, उसने मुलाजमा को नरमी से जाने का कहा। वो सर हिलाकर चली गई, अलबत्ता वो बाकी सारी सफाई कर चुकी थी।
पागल हो गई हो? हाँ, मैं पागल हूँ, तुमने मुझे पागल कर दिया। वो काट खाने को दौड़ी। बस सिर्फ 2 दिन में ही? उसने उसे चेड़ते हुए कहा। वो बेबसी के इस मुकाम पर आ गई थी, आंखों में आंसू आ रहे थे। तुमने मुझे मेरे अपनों से दूर कर दिया महरोज बख्त, तुमने मुझे सबकी नजरों में गिरा दिया, कहीं का नहीं छोड़ा। वो रोते हुए कह रही थी, मुझे अपनी तरफ माइल तुमने किया था, क्यों मुझे अपनी झलक दिखाई, क्यों रागिब किया मुझे? वो उसे दोनों कांधों से पकड़े झिंझोड़ते हुए बोला, मुझे क्या पता था तुम इतने कमजोर नीयत हो, कोई जबान ही नहीं। मर्द की नीयत कमजोर नहीं होती, उसे औरत कमजोर बनाती है, तुम्हारी तरह झलक दिखाकर, अदा दिखाकर। तुमने अगर उस रात वो सब ना किया होता तो तुम्हारी जगह कोई और होती और महरोज बख्त की बीवी बनने पर फख्र कर रही होती। जो किया उसे चुपचाप भुगतो, अपनी गलती का इल्ज़ाम मेरे सर मत डालो, तुम्हारे इस वावीला से कुछ नहीं होगा। गलती करके भी ना मानना एक और गलती है तुम्हारी। वो झटके से उसे छोड़कर पीछे हटा। मैं अगर अपनी गलती भुगतूं तो तुम्हें भी अपनी गलती की सज़ा भुगतनी होगी। वो चीखी, मैं तुम्हारी सज़ाओं के लिए तैयार हूं जी जान से। वो शीशे के सामने खड़ा बाल रगड़ने लगा और वो नफरत से रुख मोड़ गई। मुलाजमा उसका नाश्ता भी ले आई थी मगर उसने वापस भेज दिया। वो पिछले 1 घंटे से मुसलसल अपनी माम का नंबर डायल कर रही थी मगर मुसलसल ऑफ जा रहा था और परेशानी की बात ये थी कि माम के साथ डैड का भी नंबर ऑफ था। तंग आकर लैंडलाइन नंबर डायल किया। हेलो। कॉल रिसीव करने वाली मुलाजमा थी। रजिया, मैं रबी बात कर रही हूँ, माम से कहो मैं बात करना चाहती हूँ। उसने बेकरारी से कहा। सॉरी बीबी जी, बेगम साहिबा ने कहा है वो आपसे बात नहीं करना चाहती। मुलाजिमा ने कहा। लेकिन रजिया तुम उनसे कहो मैं सिर्फ एक बार। उसने कुछ कहना चाहा मगर दूसरी तरफ से फोन बंद कर दिया गया और फोन उसकी माम ने बंद किया था। वो दूर बैठी भी समझ गई थी। क्या बात है बेटा, यहाँ क्यों बैठी हो? आरिफा बेगम की नज़र लॉबी में बैठी अपनी बहू पर पड़ी। खैरियत तो है? किसी का फोन आया था? उन्होंने फोन के करीब बैठे उसे देखते हुए कहा। नहीं। तो फिर कॉल की है? जी। किसको? अपने माम डैड को। अच्छा, बात हुई उनसे? क्या कहते हैं? आरिफा बेगम को सुनकर खुशी हुई। कहते हैं मुझसे बात नहीं करनी, उन्होंने भी मुझे धुतकार दिया। आरिफा बेगम की खुशी मान पड़ गई। अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, वो तुम्हारे माँ बाप हैं, तुमसे नाराज नहीं रह सकते। ये सब बस वक्ती गुस्सा है, जब गुस्सा उतर गया तो सबसे पहले तुम्हारा ख्याल आएगा। उन्होंने सर पर हाथ फेरते हुए कहा। डैड का गुस्सा वक्ती हो सकता है मगर माम का नहीं। वो अपने भाई से कम नहीं है। लेकिन बेटा तुम्हारे लिए उनके दिल में नर्म गोशा हमेशा रहेगा। अगर नर्म गोशा होता तो वो कल मेरी जिंदगी के फैसले पर यूं चुप रहकर मामू का साथ ना देती। वो बदगुमान थी। लेकिन बेटा, बात उसूल की और सच्चाई की थी। तुम्हारी माम इलियास भाई का साथ ना देती तो वो लोग झूठे पड़ जाते। ऐसी कौन सी कयामत आ गई थी जहां नौबत उसूल और सच्चाई तक चली गई? एक जरा सी बात को सबने इशू बना दिया, मेरे हंसी मजाक को मेरे गले का तौक बना दिया। बस बेटा, सब किस्मत की बात है। अल्लाह की रजा थी। अल्लाह की रजा में राजी होना सीखो। और अच्छा तो आप और आपके बेटे ने भी नहीं किया, उसको तो मैं कभी माफ नहीं करूंगी। उसने मुझे सबकी नजरों में गिरा दिया। नफरत है मुझे उससे और खुद से। ये कहकर वो खड़ी हो गई। अंदर ब्यूटिशियन तुम्हारा इंतजार कर रही है। ब्यूटिशियन, आज शाम तुम्हारी शादी की रिसेप्शन है ना? मैं नहीं जाऊंगी, ना तैयार होंगी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं करो। एक गलती तुमसे पहले हुई, एक अब कर रही हो। कल हजारों लोगों ने बातें की, सरगोशियां की, लेकिन जैसे तैसे गुजर गया। क्या तुम फिर चाहती हो लोग बातें बनाएं तुम्हारी गैर मौजूदगी पर, सरगोशी करे? आरिफा बेगम कहकर चली गई थी। वो कितनी ही देर सोचती रही, फिर कदम हिले तो कमरे की तरफ, जहां ब्यूटिशियन उसका इंतजार कर रही थी। जब वो तैयार होकर नीचे उतरी तो आरिफा बेगम के कदम थम गए थे। मल्टी शेड लहंगे में उसकी दूधियां रंगत और चमक गई थी और ऊपर से उसके तीखे नए नक्श उसकी खूबसूरती को दुआतशा कर रहे थे। माम, और कितनी देर? डैड 2 बार फोन कर चुके। महरोज बेध्यानी में अंदर दाखिल हुआ लेकिन उसे देखकर मबहूत रह गया। चलो देर हो रही है, उन्होंने कहा, लेकिन मैरिज हॉल पहुंचने तक उसकी नजर उस पर टिकी रही। यही तो झलक थी जो पागल हो गया था और वो आज उसके हमराह थी। भाभी के घर वाले नहीं आए? हसन ने महरोज से सवाल किया। नहीं, महरोज ने जवाब दिया। क्यों? तुम अच्छी तरह जानते हो। लेकिन यार, उन्हें ख्याल करना चाहिए था, अकलूती औलाद है उनकी भाभी। इस तरह ताल्लुक तोड़ना हैरत की बात है। हसन ने रबी के अकेलापन नोट करते हुए कहा। उनकी बेटी है, उनकी मर्जी। महरोज ने लापरवाही से कहा।
कसूरवार तो तू भी है, सजा सिर्फ भाभी को क्यों मिल रही है? तुम्हारी वजह से सारे रिश्ते टूट गए और तुम ठाट से एंजॉय कर रहे हो। ओ यार बस बस, अपने ऊंचे आदर्शन अपने तक रख। उसने सुन लिया तो हंगामा मचा देगी। वो तो पहले ही अपना कोई हमनवा ढूंढ रही है। सूफी इलियास से फिर कोई राब्ता हुआ? नहीं यार, लेकिन कोशिश करूंगा सब ठीक हो जाए। माजी, रबिया उठकर शावर ले लो, मैंने नाश्ता बना दिया। इतनी जल्दी? हाँ, इलियास भाई आ रहे हैं मिलने। क्या? मगर क्यों? शायद किसी जमात के साथ आए थे, आज वापस इस्लामाबाद जा रहे थे तो मिलकर जाएंगे। सिर्फ मिलकर जाएंगे या लेक्चर भी देकर जाएंगे? बस कर दो रबिया, जल्दी तैयार होकर आओ। वो नीचे आई। सकीना बेगम जिज़बुज़ हुई। अब क्या हुआ? रबिया ने कहा। कोई और कपड़े नहीं थे पहनने के लिए? उन्होंने जीन्स पर वाइट टॉप को नागवारी से देखा। मेरे सारे कपड़े ऐसे हैं माम। इलियास भाई को पसंद नहीं ऐसे लिबास। वो पहली बार तो मुझे इन कपड़ों में नहीं देख रहे, कई बार देख चुके। और माम, मैं अपने घर में हूं। बेगम साहिबा, सूफी साहब आए हैं, मुलाजमा ने बताया। तुम भी नाश्ता करके जल्दी आना, मैं जा रही हूं। वो कहकर ड्राइंग रूम की तरफ गई। खदीजा भाभी और बच्चे कैसे हैं? सकीना ने कहा। सब ठीक, तुम्हें सलाम दिया है, इलियास ने कहा। वालेकुम सलाम, बहुत दिन हो गए मिले भी इनसे। फातिमा तुम्हें और रबिया को बहुत याद करती है। तो फोन पर बात कर लिया करे वो हमसे। नहीं सकीना, फोन के राब्तों को मैं ठीक नहीं समझता। तो हम कर लिया करेंगे, इतना जरूरी भी नहीं। इस्लामाबाद आती है तो तुम्हारी बात हो ही जाती है। उन्होंने फोन की बात टाली। रबिया बेटी कहाँ गई? नाश्ता कर रही है। इस वक्त? हाँ, यूनिवर्सिटी की छुट्टी थी तो संडे को देर से उठती है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम मामू जान, रबिया ने आते ही कहा, लेकिन उसके लिबास को देखकर उनके चेहरे पर नागवारी उतरी। फातिमा कैसी है? ठीक है। कभी लाहौर लाई ना उसे। वो घर से बाहर नहीं निकलती। क्यों? वो आज़ाद नहीं घूमती, यानी कैद है। अपना घर कैद नहीं होता। आप हमेशा के लिए एक ही जगह रहें, चाहे वो बेडरूम ही क्यों ना हो, कैद ही होती है। वो भी उनकी भांजी थी। रबिया, सकीना ने कहा। सॉरी। वो उठ खड़ी हुई। माम, मैं बाहर जा रही हूँ, लंच भी बाहर करूंगी फारिया वालों के साथ। वो खदाहाफिज करती बाहर चली गई और इलियास साहब देखते रह गए। तुम्हें पता है ये कहाँ गई है? इलियास ने कहा। वो जहां भी गई हो, हमें यकीन है अपनी बेटी पर, अहमद साहब ने कहा। चलो दुआ है अल्लाह भरोसा सलामत रखे। और दूसरी गुफ्तगू करने लगे। आरिफा, खैलत, परेशान लग रही हो? खदीजा बेगम ने कहा। परेशान तो हूं महरोज की तरफ से। क्यों, सब ठीक तो है? क्या हुआ? खदीजा ने अपनी दोस्त आरिफा से पूछा। महरोज और उसका चचाजाद भाई एहतिशाम साथ अमरीका गए थे। अब सुनने को आया है एहतिशाम ने शादी कर ली वहां। तुम क्यों हलकान हो रही हो? मैं सोच रही हूं अगर एहतिशाम कर सकता है तो महरोज भी कर सकता है। हमारा इकलौता और आखिरी सहारा है। अमरीका का होकर रह दिया तो? तुम उसकी मंगनियां शादी करके भेजती। हाँ, ये गलती हो गई मुझसे। ये काम अब भी हो जाएगा, बुलवा लो और शादी कर दो। क्या वाकई? और घर आकर उन्होंने महरोज को कॉल मिलाई। यस मॉम, क्या बात है? महरोज ने कहा। तुमसे एक बात करनी थी। कहीं ये सुन रहा हूं मॉम। मैं तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ। इतनी जल्दी? हाँ, तो करा लें, इजाजत क्यों ले रही हैं? आप मेरी माँ हैं, जहां चाहे कर दें, बस शादी से पहले एक अदद तस्वीर दिखा देना। उन्होंने खुश होते हुए दुआ दी और फोन बंद कर दिया। कुछ मसला हल हुआ? खदीजा ने पूछा। बस लड़की की तलाश है, कोई पढ़ी लिखी और नेक मिल जाए। मैं कोई तेज तर्रार बहू अफोर्ड नहीं कर सकती। आरिफा बेगम ने अपनी पसंद बताई। अम्मी, वो कुछ औरतें आई हैं। फातिमा की धीमी आवाज आई और आरिफा की नजर उस पर ठहरी। दुपट्टे में लिपटा उसका चेहरा पुरनूर लग रहा था। उन्होंने जाकर महरोज से जिक्र छेड़ा। नूर का उसे क्या एतराज होगा? उसकी रजामंदी पर ही उसने खदीजा से फातिमा का हाथ मांगा और खदीजा उसे लियाज से बात की। लड़की का नाम फातिमा है। उन्होंने बेटे को इत्तला दी। कैसी है? बहुत प्यारी। तो वो प्यारी मुझे भी दिखा दे। ऐसा मुमकिन नहीं। सूफी इलियास साहब को पसंद नहीं है सब। वो कहते हैं लड़का लड़की शादी के बाद ही एक दूसरे को देखें तो बेहतर है, ताकि उनके पास फरार का कोई रास्ता ना हो। उसने खफकी से कहा। लेकिन मॉम, तस्वीर में क्या हर्ज है? मैं इतनी दूर बैठा हूं, पता तो हो किससे शादी हो रही है, कैसी है, मेरे साथ कैसी लगेगी। और आपको किसने कहा था किसी सूफी की बेटी से मेरी शादी तय कर दें? बस चुप रहो, बहुत प्यारी है, अल्लाह जोड़ी सलामत रखे, अच्छी लगेगी तुम्हारे साथ। आरिफा बेगम ने उसे चुप करवाया और मंगनी की तैयारियों में लग गई। मंगनी के फौरन बाद शादी तय कर दी थी।
बड़ी छुपी रुस्तम निकली, मंगनी भी कर ली। रबी ने फातिमा को फोन खड़काया और वो उसकी बातों पर हंसती। बस सब जल्दी हो गया। नाम क्या है मौसूफ का? सैयद महरोज बख्त। नाम तो बड़ा पावरफुल है। खुद कैसा है? मुझे क्या पता। क्या मतलब, बिना देखे ही? जानती तो हो अब्बा को, उन्हें देखना दिखाना पसंद नहीं। उफ यार, तुम्हारे अब्बा को तो कुछ भी नहीं पसंद। खैर, मैं तो जिससे शादी करूंगी 2-3 मीटिंग रखूंगी उसके साथ शादी से पहले, पता तो चले कैसा है, कौन है। शादी कब है? जब वो आएंगे। हैं? उन्होंने अभी आना है? रबी, पूरी बात तो सुन लो, फातिमा ने कहा और रबी हंसती। कहाँ से आना है? अमेरिका से। व्हाट? वो लड़का अमेरिका में रहकर मौलानी से शादी कर रहा है। उसने तुम्हें देखा है? नहीं। फिर भी शादी कर रहा है, हैरत है। क्यों? क्या पहले शादी नहीं हुई ऐसे किसी से? हुई है ना तुम्हारी अम्मी अब्बू की। अगर तुम्हारी अम्मी देख लेती मामू को तो गले में फंदा डालकर मर जाती। फातिमा ना चाहते हुए भी हंसती। शादी में कितने दिन पहले आओगी? 2 दिन पहले। अगर मैं पहले आई तो या मामू रहेंगे घर में या मैं। तुम सुकून से भी तो रह सकती हो। नहीं, मेरी नेचर में नहीं है सुकून और मामू पाबंदियों के मालिक। ये मत करो, वो मत पहनो, रोक टोक। उसने वजह बताई और फातिमा चुप हो गई। आ जाऊंगी इतने दिन पहले कि तुम बोर हो जाओगी। मैं इंतजार करूंगी। अल्लाह हाफिज कहकर फोन बंद कर दिया। हाल शादी का हंगामा सर्द हुआ तो हर तरफ खामोशी और सन्नाटा छा गए। महरोज अपने बाबा के साथ ऑफिस में मसरूफ हो गया और वो अपने बेडरूम की होकर रह गई। 2-3 बार आरिफा ने कहा घूमने का, मगर वो एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देती। उसे सुकून नहीं मिलता था, ज़मीर पर बोझ था और उस बोझ के हाथों मजबूर आज फिर फोन के करीब चली आई, लेकिन फोन डेड था। पूरा दिन घर में चक्कर लगाते हुए गुजारा। आरिफा बेगम कहीं बाहर गई हुई थी। शाम 5 बजे महरोज घर आया तो वो लॉन में नजर आई। वो गाड़ी से उतरकर उसी तरफ आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वो सामने कुर्सी पर बैठ गया। वो खामोश रही। जवाब में सलामती ही भेज दो। अब ऐसी भी क्या नाराजगी कि सलाम का जवाब भी नहीं दे बंदा। तुम पर सलामती भेजूं? वो जहरखंद लहजे में बोली। तुम्हारा शौहर हूं, तुम नहीं सलामती भेजोगी तो कौन भेजेगा? मेरा शौहर तुम्हारी जैसा घटिया और कमीना होगा मैंने कभी नहीं सोचा था, और जिसने सोचा था मैं उसका शौहर नहीं बना, उसने शरारत से कहा और वो संजीदगी से देखने लगी। अपना मोबाइल दो। उसने हाथ बढ़ाया। क्यों, खैरियत? मैं फोन करना चाहती हूँ, फातिमा से माफी मांगना चाहती हूँ। सुना तुमने? वो गुस्सा से भड़की। कोई फायदा नहीं, मैंने आज इलियास साहब को कॉल की थी, वो इस मौजू पर बात नहीं करना चाहते। लेकिन मैं फातिमा से बात करना चाहती हूँ, उनसे नहीं। महरोज ने सेल उसे दे दिया। वो फोन लेकर कमरे में आ गई और सूफी इलियास के घर का नंबर डायल किया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। दूसरी तरफ खतीजा थी। वालेकुम अस्सलाम ममानी जान, मैं रबी, फातिमा से बात करनी है। दूसरी तरफ से यकदम फोन काट दिया गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसकी नज़र हाथ में पड़े फोन पर पड़ी। यही वो मनहूस है जिसकी वजह से मेरी किस्मत बदकिस्मती में बदल गई, उसने गुस्सा से कहते हुए पूरी ताकत से फोन दीवार पर दे मारा। जब वो अंदर आया तो फोन कई हिस्सों में बिखरा जमीन पर मिला। माजी शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। महरोज भी पाकिस्तान आ गया था। फातिमा के घर भी चहल पहल थी। यहाँ क्या हो रहा है? फातिमा के कमरे से म्यूजिक की आवाज आई तो सूफी साहब सीढ़ियां चढ़ते ऊपर आए और धड़ाम से दरवाजा खोल दिया। सामने डांस की प्रैक्टिस चल रही थी, जिनमें उनकी 3 छोटी बेटियां और रबी शामिल थी। वो अब्बा जान। फातिमा से छोटी रुकैया से कुछ बोला ही ना गया। बेशरम, बेहया, शर्म नहीं आई बेहुदा हरकत करते हुए? उन्होंने अपनी 3 बेटियों को थप्पड़ झड़ दिए। वो मामू कल मेहंदी का फंक्शन। रबी ने कुछ बोलना चाहा। खबरदार लड़की, तुम तो चुप ही रहो। उन्होंने रबी को चुप करवा दिया। ये डेक कहाँ से आया? मैं लाई हूं मामू। जहां से लाई हो वहीं फेंक कर आओ, हमारे घर में जगह नहीं ऐसी चीजों की। वो हुक्म देकर निकल गया और वो तीनों आंसू लिए बैठ गईं। सॉरी यार, ये सब मेरी वजह से हुआ है। रबी को अफसोस हुआ। इसमें तुम्हारी गलती नहीं, हमारा घर ही ऐसा है। फातिमा शुक्र अदा करे जो इस घर से जा रही है, हमें पता नहीं कितनी और सजा काटनी है। रुकैया ने दिल की भड़ास निकाली। कोई बात नहीं, हम कुछ और करते हैं, रबी ने कहा। रहने दो, वो फिर आ जाएंगे, रुकैया ने कहा। बड़ी मुश्किल से माहौल ठीक हुआ है। कहाँ जा रही हो? फातिमा ने कहा। सोने के लिए, रबी ने कहा।
मगर तुम तो मेरे साथ सोती हो। नहीं यार, कल तो वैसे भी तुम हमें छोड़ जाओगी, क्यों ना हम ही तुम्हें छोड़ दें। गुड नाइट, तुम भी सो जाओ, कल तो वैसे भी वो तुम्हें सोने नहीं देंगे, रबे ने छेड़ा। रबे? फातिमा हंस दी। ओके, मैं जा रही हूँ रुकैया के बेडरूम में, वो कहती हुई निकल गई। वो मुस्कुराती हुई सीढ़ियां उतरती किचन की तरफ गई, पानी की बोतल फ्रिज से निकाली और पानी पिया। वो वापस ऊपर जाने के लिए सीढ़ी चढ़ने ही वाली थी, पास रखा लैंडलाइन फोन बजने लगा। 2-3 बार बजने पर उसने फोन रिसीव कर लिया। रात के 2 बजे का वक्त था। हेलो, उसने नॉर्मल अंदाज में कहा। हेलो, मर्दाना आवाज सुनाई दी। कौन? आपको किससे बात करनी है? फातिमा इलियास से। रबी बुरी तरह चौंकी। आप हैं कौन? क्यों बात करनी है? मैं जो भी हूं, आप बस बात करवा दें। रबे के दिमाग में शरारत सूझी। तो कहें, मैं फातिमा ही हूं, मैं सैयद महरोज बख्त बात कर रहा हूं। उसने नाम बताकर उसे उछलने पर मजबूर किया। आपने इस वक्त क्यों फोन किया? मैं आपसे बात करना चाहता था, काफी दिन से सोच रहा था मगर मौका नहीं मिला, आज सोचा बात करके ही सोना है। लेकिन आपसे सारी बातें कल जो करनी है, तो आज कौन से खास बात करने के लिए फोन किया है? उसकी सवाल पर वो बेसाख्ता कहकहा लगाकर हंसा। जो कल बातें करनी है, आज उनके लिए तमहीद बांटना चाहता हूं। कैसी तमहीद? उसने शरारत से पूछा। वजाहत करूंगा तो आपको शर्म आ जाएगी। आजकल शर्म के जरासीम दुनिया से मर गए हैं, मगर मैंने सुना है आपके अंदर जिंदा है। आपका सुना गलत भी तो हो सकता है, आपका कहा गलत भी तो हो सकता है। मुझे मुझसे ज्यादा कौन जानता है? जानने का मौका तो दें, फिर देखिएगा, कल जान लीजिएगा, अभी वक्त नहीं। खुदा हाफिज। प्लीज फोन मत रखिएगा, मेरी बात सुनिए, उसने जल्दी से कहा। वो फोन रखते रखते ठहर गई। जी कहिए। मैं आपसे बात करना चाहता हूं, मुझे कुछ कहना है। वो ठिठक गई। रात इस पहर उसने कॉल की, वो भी रबी, जिसका शरारती जहन उसे उल्टी पट्टियां पढ़ा रहा था। तो ठीक है, आप मेरे सेल फोन पर कॉल करें। रात को इस वक्त मामू जान, मेरा मतलब अब्बा जान आ जाएंगे, मेरे सेल पर कॉल करें। आप उनको फोन पर बात करना पसंद नहीं। वो बात करते करते फिसली, फिर खुद ही संभल गई। नंबर बताएं। वो तैयार हो गया, उसने नंबर दे दिया। उसकी शरारत उरूज पर थी। ठीक है, मैं करता हूं, उसने कहकर फोन बंद कर दिया। मैं इंतजार करूंगी। वो शरारत से मुस्कुराई और तेजी से सीढ़ी चढ़कर रकिया के बेडरूम में गई। ये तो कल पता चलेगा महरोज साहब कि आपके साथ क्या हुआ है। वो सेलफोन पर वाइब्रेशन को देखते हुए मुस्कुराई, जहां महरोज की कॉल आ रही थी। हेलो, जी जनाब, क्या कर रही हैं? देखिए, मुझे नींद आ रही है, आप भी सो जाएं। कैसे सो जाएं? हमारी नींदें हैं उड़ गईं कल के इंतजार में। बस आप अपनी लिमिट में रहकर बात करें। मैं इस वक्त बात कर रही हूं, यही बहुत है। इसके लिए मैं आपका एहसानमंद हूं, लेकिन क्या आप मेरी एक और ख्वाहिश पूरी कर सकती हैं? ख्वाहिश? मैं आपको देखना चाहता हूं, बस एक झलक। आज की रात ख्वाहिश पूरी करने की नहीं, ख्वाहिश सजाने की रात है, वो अदा से बोली। तो ख्वाहिश को सजाना तो चाहता हूं, आपकी एक झलक से। ख्वाहिश किसी को देखने से नहीं, बल्कि इंतजार से सजती है। वो शेर सुना है, मैं तुझको ढूंढने उफुक के पार भी गया, तो मिल गया तो तुझसे मिलने का इंतजार भी गया। वो दिलचस्पी से बोली। महरोज चुप हो गया। बेहतर है आप कल पर ख्वाहिशें छोड़ दें और सो जाएं, कहकर उसने फोन बंद कर दिया। ब्यूटिशियन से टाइम ले लिया तुम लोगों ने? रबी ने पूछा। नहीं, फातिमा ने कहा। तो तुम्हें तैयार कौन करेगा? तुम? अरे नहीं, मुझे बस लिपस्टिक और ब्लश ऑन के सिवा कुछ नहीं आता। ये तुम्हारे इतने लंबे बाल कौन समेटेगा? तुम लोगों के आसपास कोई अच्छा पार्लर है? हाँ, ये राइट साइड पर गली में है, रॉयल ब्यूटी पार्लर अच्छा है। ओके, मैं जाकर टाइम ले लेती हूँ। वो आ तो जाएगी ना? मगर अब्बा? वो कुछ नहीं कहेंगे, उन्हें पता ही नहीं चलेगा, उसने फातिमा को तसल्ली दी और बाहर जाने लगी। रबी रुको, ये चादर ले लो, जब तक यहाँ हो ये तो करना ही होगा, फातिमा ने कहा। फातिमा प्लीज, रबी प्लीज। और फातिमा की खातिर उसे इतनी बड़ी चादर ओढ़नी पड़ी। खदीजा बेगम ने उसे बाहर जाते देख रसीद थमा दी। जूलर्स पर फातिमा का डायमंड सेट है, उठा लाना, मार्केट में शॉप है। उसने रसीद पर्स में रख ली। हाल तुम अगर सोच रही हो कि सब जल्दी ठीक हो जाए तो ऐसा मुमकिन नहीं, महरोज ने कहा। वो उसकी तरफ पुश्त किए लेटी थी।
आंखों पर बाजू रखे सोने की एक्टिंग कर रही थी। वो अच्छी तरह जानता था। वो मध्यम लैंप की रोशनी में बेड ग्राउंड से टेक लगाए उसकी पुश्त को घूर रहा था। अभी तुम्हारी कोई बात असर नहीं करेगी। सही वक्त पर सब ठीक हो जाएगा। बस सब्र करो और इंतजार करो। मुझे यकीन है तुम्हारे मॉम डैड के गुस्सा में कमी आ जाएगी। वो उसे हौसला दे रहा था। मेरे बीवी बनना तुम्हारी किस्मत में लिखा था, वरना मैं शादी के रोज तक तुम्हारा नाम तक नहीं जानता था। फेस टू फेस कभी देखा तक नहीं था, मगर हम सफर बन गए। शायद यही किस्मत है। वो खामोश थी। मैं तुमसे बात कर रहा हूं। उसने हाथ बढ़ाकर उंगलियां उसके बालों में फंसाई, मगर वो बेहिस्सो हरकत पड़ी रही। तुम ठीक हो, मैं ही गलत हूं। लेकिन यार, मेरी बचपन से आदत है, मुझे जो चीज पसंद आ जाए मैं उसे छोड़ नहीं सकता। जिद का पक्का हूं, और तुम्हारे मामले में भी ऐसा ही हुआ। इंसानों और चीजों में फर्क होता है। तुमने सिर्फ अपना सोचा, मेरे जज्बात का ना सोचा। एक बार उस लड़की का सोच लेते जो मायूं बैठी थी। अब शादी ना होने पर लोग कितनी बातें बनाएंगे। मुझे अपनी गलती का इतराफ है, लेकिन तुम्हें अपना मान चुका था, छोड़ नहीं सकता था। महरोज उसके बिखरे हुलिये से नजर चुरा गया था। कितने दिन हो गए थे वो उसके होशरुबा हुस्न से नजरें चुरा रहा था। शादी के रोज से अब तक उसने दोबारा उसे छुआ भी नहीं था। आज फिर उसकी लापरवाही उसे बेईमान कर रही थी। जाल तो तुम फेंकती हो, बंदा किसी और तरफ देखने के काबिल नहीं रहता। वो उसके सरापे को देखते हुए बोला। रबिया उसकी नजरों की ताकुब में अपना हुलिया देख सटपटा गई और फौरन दुपट्टा ढूंढने लगी। अब क्या फायदा? वो मुस्कुराया। वो गुस्ताफी पर आमादा था। उसने बचने की कोशिश की, मगर बच न सकी। उसके शिकंजे में फड़फड़ा कर रह गई और वो गुस्ताखी का इर्तिकाब कर बैठा। उसकी बात का मफहूम घूम फिर कर वहीं पर आया जहां लाना चाहता था। वो आज फिर उसे काबू कर चुका था, और वो सारे जतन करके भी निकलने में नाकाम रही। उसकी गिरफ्त मजबूत थी। सुबह नाश्ते की टेबल पर उसका चेहरा फिर सूजा हुआ था। आज रात भी वो खूब रोई थी। उसकी आंखें सूज गई थीं। उसने कन अखियों से उसे देखा, फिर खाने में मसरूफ हो गया। वो जानता था कि उसकी नजर पड़ी तो तब जाएगी। आजकल राबिया बेटी की क्या मसरूफियात हैं? फरोज बख्त, महरोज के डैड ने पूछा। वो चाय में चम्मच हिलाती रुकी। मेरा दिल खुश करना। वो सरगोशी कर गया। उसने कहरबाज नजरों से देखा। उसका नाम राबिया नहीं, रबी है। रबी का मतलब बहार। आरिफा बेगम ने कहा। माशाअल्लाह, मैं इतने दिन से राबिया समझ रहा था। मैंने समझा सब प्यार से रबी कहते हैं। नहीं, इसका नाम ही रबी है, रबी अहमद। आरिफा ने पूरा नाम बताया। रबी अहमद नहीं, रबी महरोज कहो। वो हंसकर बोले। मेरे नाम के साथ रबी अहमद ही सूट करता है, वो तल्खी से बोली। महरोज ने ठिठक कर उसे देखा। वो दोनों भी हंसते हंसते चुप हो गए। लेकिन बेटा, हम तो उसूल की बात कर रहे हैं, शादी के बाद हर लड़की के नाम के साथ। क्या सारे उसूल मुझ पर ही लागू होते हैं? वो गुस्से से बोली। रबी, ये तुम किस लहजे में बात कर रही हो? महरोज अपनी जगह से खड़ा हो गया। वो अपने साथ उसका रवैया बर्दाश्त कर सकता था, मगर अपने माँ बाप से ऊंची आवाज में बात करने की इजाजत नहीं दे सकता था। इट्स ओके बेटा, वो सिर्फ बात कर रही है। फेरोज बख्त ने महरोज को चुप रहने का इशारा किया। बात करने का भी तरीका होता है। ये सबको अपना जैसा समझती है, नॉन सीरियस। महरोज को काफी गुस्सा था। वो महरोज को नफरत से घूरते हुए उठकर चली गई, और वो दोनों महरोज को समझाने लगे। वो जिन हालात से गुजरी है, अपसेट होना जायज है। आप उसकी साइड ले रहे हैं, हालांकि उसकी गलती है। वो अगर अपसेट है तो दूसरों को क्यों कर रही है? बार बार उसकी गलती उसे याद करवाकर तुम उसे टॉर्चर कर रही हो। इस तरह तो वो नफ्सियाती हो जाएगी। उसे सख्ती बरत कर तुम अपने लिए मुश्किल पैदा कर रही हो। उन्होंने साफ तौर पर समझाया। वो काफी देर उनकी बातें चुपचाप सुनता रहा। जाओ, वो परेशान होंगी। उन्होंने कहा। सॉरी, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूं। ये चोंचलें फिर कभी हो जाएंगी। वो ब्रीफकेस उठाए बाहर निकल गया। वो दोनों भी चुप हो गए। हाल वो वॉशरूम से शावर लेकर निकली तो उसकी नजर बेड पर रखे डब्बे पर गई। उसने डब्बा उठा लिया। वो मोबाइल सेट था, न्यू डब्बा पैक। उस पर लिखा था मिसेस रबी महरोज। उसने मुलाजमा को पुकारा। जी बेगम साहिबा, ये किसने भेजा है? छोटे साहब ने, ऑफिस से ड्राइवर आया था देने। आप नहा रही थीं, मैंने बेड पर रख दिया। पिछले 2 दिन से उन दोनों में बातचीत बंद थी। वो तो पहले भी इससे बात नहीं करती थी। अब वो चुप था। कमरे में मुकम्मल खामोशी रहती।
लेकिन वो उसकी इस इनायत को चुपचाप कबूल नहीं कर सकती थी, इसलिए बाहर गई। फोन डायरेक्टरी से उसके ऑफिस का नंबर डायल किया। हेलो, दूसरी तरफ से मसरूफ सी गंभीर आवाज सुनाई दी। ये आवाज वो पहले भी सुन चुकी थी। हेलो, खामोशी पाकर उसने दोबारा कहा। हेलो, मैं रबी अहमद बोल रही हूं, उसने हिम्मत से कहा। ओ अच्छा, मैं समझा फातिमा इलियास बात कर रही है, उसने चोट की। फातिमा तुम जैसों से बात करना पसंद नहीं, मगर रब्बी तो बात करना पसंद करती है। मुझे पता नहीं था तुम इतने घटिया इंसान हो, वरना कभी बात नहीं करती। मगर मुझे पता था तुम कितनी आला हो, तभी तो बात की थी मेरी जान, उसने मजे से कहा। उसके तन बदन में आग लग गई। उसने गुस्से से फोन क्रेडल पर रख दिया और सर दोनों हाथों में गिराए बैठी थी कि फोन फिर बजने लगा। उसने पहले तो इग्नोर किया, फिर उठा लिया। हेलो, मैं रोज बख्त बात कर रहा हूं। पता है, दुनिया में एक ही कमजर्फ है। मेरी कमजर्फी को तुम नहीं जानोगी तो और कौन जानेगा। मेरी कमजर्फी के सब हथियारों से वाकिफ हो तुम। तुमने फोन भेजा है? हाँ, भेजा है। क्यों? मैंने तो नहीं मांगा। लेकिन मुझे तो पता है तुम्हें किस किस चीज की जरूरत है, और फोन आजकल की जरूरियात में शामिल है। मेरी जरूरतें तो और भी बहुत सी हैं, किसकी जरूरत को पूरा करोगे? उसने अजीब लहजे में कहा। तुम ऐसा करो, अपनी जरूरियात की लिस्ट बनाओ, फिर देखते हैं क्या पूरी कर सकता हूं और क्या नहीं। तो लिखो। रबी न जाने क्या सोच रही थी, वो उसे जज करना चाहती थी। गाड़ी, ब्लैक सलून। क्या ब्लैक के बजाय व्हाइट से काम नहीं चल सकता? वो लिखते हुए बोला। नहीं, मैं पहले भी ब्लैक ही इस्तेमाल करती आई हूं। सॉरी यार, डीलर आ गए, लिस्ट का काम घर आकर करता हूं। बस इतनी जल्दी? इतनी जल्दी बस? अभी तुमने मांगा ही क्या है? कुछ ऐसा मांगो जिसे मांगने में तुम्हें मजा आए और मुझे देने में खुशियां। और हाँ, ड्राइंग रूम की ग्लास वॉल का पर्दा हटाकर देखो और फिर सोचो और क्या मांगना है तुम्हें। वहां ब्लैक कलर की नई गाड़ी खड़ी थी, लिश्कारे मारती मालूम होता है अभी शोरूम से आई है। ये सब करके तुम मेरी नजर में कोई सनद नहीं पा सकते महरोज बख्त, उसने नागवारी से कहा और पर्दे बराबर कर दिए। आज संडे होने के बायस वो लेट तक सोता रहा और वो अभी सो ही रहा था कि रबी ने गाड़ी की चाबी उठाई और बाहर निकल गई। कहाँ जा रही हो बेटा? आरफा बेगम ने उसे बाहर जाती देखकर पूछा। मार्केट, वो कहकर बाहर निकल गई और थोड़ी देर में उसकी गाड़ी फराटे भरती गेट से निकली। आरफा बेगम को उसके तेवरों से खतरे की बू आ रही थी। वो फौरन उसके बेडरूम की तरफ गई। महरोज उठो। क्या हुआ इमाम? वो ठिठक कर उठ बैठा। रबी गाड़ी लेकर निकली है बाहर, मार्केट का कहकर निकली है, पता नहीं कहाँ गई होगी। उसने उसका नंबर मिलाया मगर रिसीव नहीं हुआ। रबी कॉल उठाओ, उसने मैसेज सेंड किया मगर जवाब नहीं आया। कॉल उठाओ वरना मुझे आना पड़ेगा तुम्हारे पीछे, उसने फिर मैसेज किया। कहाँ जा सकती है वो खदीजा की तरफ गई होगी, आरफा ने कहा। वो उसके पीछे गया और आरफा बेगम परेशान इंतजार करने लगी। माजी, हम कहाँ जा रहे हैं? हसन ने कहा। मार्केट, शॉपिंग करने, महरूज ने कहा। क्या शॉपिंग रह गई जनाब की? तुम्हारी होने वाली भाभी के लिए गिफ्ट लेना है। अच्छा, मैं भी कहूँ ऐसी कौन सी शॉपिंग रह गई? हसन ने कहा। यही तो खास शॉपिंग है, महरोज ने शरारत से कहा। चल तू जाकर गिफ्ट खरीद, मैं तब तक टेलर से होकर आता हूँ, कुर्ता दिया था मैंने। हसन कहकर गाड़ी से निकल गया और महरोज दूसरी तरफ चल दिया। उसका रुख ज्वेलर्स की तरफ था। वो फातिमा के लिए लॉकेट या अंगूठी लेना चाहता था। क्या आपके पास हर किस्म का स्टोन है? यस सर। आपको कौन सा चाहिए? शॉपकीपर ने पूछा। कौन सा चाहिए? फातिमा का पसंदीदा कौन सा होगा? 1 मिनट बताता हूं। उसने सेल निकालकर फातिमा का कल वाला नंबर डायल किया। जैसे ही नंबर डायल किया, शॉप से मिल्की मध्यम आवाज आने लगी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया था कि थोड़े फासले पर खड़ी लड़की का सेल बज रहा था। कॉल डिस्कनेक्ट हुई। उसने फिर डायल किया। इस बार उसने कॉल उठा ली। जी महरोज साहब, कहिए, क्या बेचैनी लगी है आपको? वो आहिस्ता से बोली। देखिए फातिमा, मैं आपके लिए रिंग पसंद कर रहा था तो पूछना चाहता था कौन सा रंग अच्छा लगेगा, डायमंड, नीलम, जुमुर्द या कोई और? नीलम, उसने मुख्तसर कहा। डायमंड क्यों नहीं? डायमंड मैं खुद ले रही हूं। ओके, तो फिर नीलम ले लूं? जी नीलम, वो जरा जोर देकर बोली और महरोज चौंक कर उस लड़की की तरफ देखा जिसके मुंह से नीलम सुना। आप कहाँ हैं इस वक्त? उसने जानबूझकर बात बढ़ाई। शॉपिंग सेंटर में, उसने हंसकर कहा और फोन बंद कर दिया। महरोज हैरानी से उसे देख रहा था, जिसने स्टाइलिश से सूट पर बड़ी सी चादर ली हुई थी, लेकिन उसे संभाली नहीं जा रही थी।
कभी पल्लू सरक जाता, कभी कहीं से चादर ढलक जाती। चेहरा छुपाने की कोशिश भी नाकाम थी। महरोज ने शक मिटाने के लिए एक बार फिर नंबर डायल किया और उसी का फोन बजा। वो हक्का बक्का खड़ा था। वो तेजी से आगे बढ़ा। इससे पहले कुछ कहता लड़की की चादर का कोना दरवाजे में अटका। उसकी चादर एक बार फिर ढलक गई। उसने जल्दी से तस्वीर बना ली। क्या चीज पसंद करके गई हैं? उसने सेल्समैन से पूछा। जी, डायमंड लॉकेट था। फातिमा खुद डायमंड ले रही थी, इसलिए मुझे मना कर दिया। वो उसका नंबर बार बार मिलाने पर मजबूर हो गया। उसने एक बार फिर मिलाया नंबर। जी कहिए, रबी ने मुस्कुराकर कहा। आप फातिमा ही है ना? आपको कोई शक है? उसने हंसी दबाते हुए पूछा। नहीं, ऐसे ही, उसने कहा। अगर शक है भी तो कल मिट जाएगा, सारे भेद खुल जाएंगे, बस कल का इंतजार करें, रबी ने कहा और फोन बंद कर दिया। मगर एक बात सच थी, उसे लड़की एक झलक में ही बहुत पसंद आई थी। क्या कयामत ढूंढी है। वो दिल ही दिल में माँ की पसंद को दाद देने लगा। अभी अभी घर में सूफी इलियास की गाड़ी दाखिल हुई थी, इसलिए गेट अभी खुला था और रबी की गाड़ी अंदर आसानी से आ गई। बीबी जी, आपको गाड़ी अंदर लाने की इजाजत नहीं। चौकीदार लपक कर उसकी तरफ आया। तुमने मेरे लिए गेट नहीं खोला, मैं खुद अंदर आई हूं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, वो कहती अंदर चली गई। फातिमा, उसने सामने सोफे पर कुशन कवर चढ़ाती फातिमा को पुकारा। रबी, फातिमा खड़ी हुई। फातिमा, मैं तुमसे मिलने आई हूं, तुमसे बात करना चाहती हूं, प्लीज मेरे दिल पर रखा बोझ हल्का कर दो। रबी रुआंसी कहती फातिमा के करीब आई। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। फातिमा रुख मोड़ गई। प्लीज फातिमा, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, बस एक मजाक किया था, एक शरारत की थी, बुखुदा मेरी इसमें कोई प्लानिंग नहीं थी, मैं ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती। न जाने कैसे मुझसे गलती हो गई, मेरी गलती माफ कर दो। फातिमा प्लीज, मैं तुम्हारी वही रबी हूं जिसकी आवाज सुनकर ही तुम खुश हो जाती थी, जिससे घंटों बातें करके भी बोर नहीं होती थी। आज मेरी गलती पर मुंह मत मोड़ो, मैं माफी की दरख्वास्तगार हूं। मैं बहुत बुरी हूं, मगर तुम तो अच्छी हो। रबी कहते कहते रो पड़ी। फातिमा ने पलट कर देखा, उसके रुखसार भी भीगे थे। फातिमा, तुम अंदर जाओ, सूफी साहब की आवाज आई। रबी का चेहरा जर्द पड़ गया। फातिमा की इतनी जुर्रत नहीं थी कि हुक्म न मानती। वो अंदर चली गई। फातिमा, रुको, रबी पीछे लपकी। आगे कदम मत बढ़ाओ लड़की, तुम्हारा इस घर में दाखिला मना है, चौकीदार ने नहीं बताया? मेरा नाम लड़की नहीं रबी है, और मैं कोई गैर नहीं, आपकी भांजी हूं। इससे पहले कि मैं तुम्हें बाहर छोड़ कर आऊं, तुम खुद ही चली जाओ, इलियास साहब ने गुस्सा से कहा। जो गलती मुझसे हुई आपकी किसी बेटी से होती तब भी आप उसे घर से निकाल देते। अगर ऐसी हरकत मेरी बेटी करती तो उसका गला दबाकर उसे कब्र में उतार देता। यूं सवार जवाब नहीं करता। मतलब आप मुझे बेटी नहीं भांजी ही समझते हैं? इससे बेहतर था आप मुझे कब्र में ही उतार देते, ऐसे नफरत की मार तो ना मारते। वो रोते हुए बोली, मेरी बेटी तुम्हारी जैसी नाहंजार नहीं, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। उन्होंने गुस्सा से मारने के लिए हाथ उठाया। आराम से बात करें सूफी साहब, ये कोई गैर नहीं, हमारे घर की बच्ची है। खतीजा ममानी रबीह के सामने आ गई। खबरदार खतीजा, मेरी 4 बेटियां हैं और इज्जत से घर में रह रही हैं, उसे कहो जहां से आई है वहीं चली जाए, मेरे जब्त को ना आजमाए। वो गुस्से से धाड़े। रबी, रबी, उसके अकब से महरोज की आवाज उभरी। ले जाओ इसको यहां से, सूफी साहब ने हकारत से कहा। लेने ही आया हूं सूफी साहब, छोड़ने नहीं आया। महरोज ने आगे बढ़कर रबी का हाथ पकड़ा। बीवी है तुम्हारी, ध्यान रखा करो, कहाँ आ जा रही है? इलियास साहब ने ताना दिया। जामिया मस्जिद के इमाम के घर आई है, किसी क्लब या फहाशी के अड्डे पर नहीं गई जो आप मुझे ध्यान रखने का ताना दे रहे हैं। जबान संभाल के बात करो लड़के, हमारा तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। आपकी बेटी से शादी करता तो वास्ता होता, आपकी भांजी से शादी की है तो वास्ता नहीं रहा, यही बताना चाहते हैं आप? उससे मैंने इज्जत से सारे खानदान के सामने बकायदा निकाह किया है, कोई भगा कर नहीं ले गया, जो सब ने वास्ते खत्म कर दिए। इससे पहले कि जवाब में इलियास कुछ बोलते, वो रबी का हाथ पकड़े उसे खींचता हुआ पलट गया। छोड़ो मुझे, मैं फातिमा से बात करके ही जाऊंगी। उसने छुड़वाने की कोशिश की, मगर वो उसे खींचता हुआ बाहर गाड़ी तक ले गया। फ्रंट डोर खोलकर उसे अंदर धकेला और खुद ड्राइविंग सीट संभाली। साथ ही ड्राइवर को फोन कर दिया कि इलियास साहब के घर से गाड़ी ले आए। तुम क्यों आए हो? वो महरोज पे भड़की। अपनी बीवी की खबर रखने, उसका ध्यान रखने, ये सब क्या धरा तुम्हारा है? मेरे किए धरे का सबब तुम हो। काश मैं मर जाऊं, वो दुख से बोली।
आई डोंट केयर, मैं दूसरी शादी कर लूंगा। उसने उसे छेड़ा और वो दोनों हाथों से चेहरा छुपाए रोने लगी। बहुत दिन हो गए थे, रबी की तरफ से खामोशी थी। कोई शोर हंगामा नहीं था। पूरा दिन घर में गुजार देती। महरोज उसकी ये रूखी फीकी रूटीन नोट कर चुका था। आज उसका इरादा कहीं बाहर उसके साथ जाने का था, पर कुछ ही देर में उसके चचा इसाम का फोन आ गया था, जो उन्हें अपने घर डिनर पर इनवाइट कर रहे थे। महरोज ने हामी भर ली। ओके बेटा, शाम 7 बजे तक पहुंच जाना, गांव का रास्ता खराब है। उन्होंने ताकीद करके फोन बंद कर दिया। उस वक्त 4 बज रहे थे। वो ऑफिस से सीधा घर आया। आरिफा ने जल्दी आता देख वजह पूछी। आज हमने गांव जाना है, एहसाम चचा के घर डिनर पर। उसने आरिफा बेगम को बताया और सीढ़ी चढ़ने लगा। वो जब कमरे में आया तो वो रॉकिंग चेयर पर झूलती हुई नजर आई। अस्सलाम वालेकुम, तुम ठीक हो? वो सोफे पर बैठते हुए बोला। मुझे क्या होना है, बड़ी सख्त जान हूं। मैं तुमसे कुछ कहने आया था। वो जानता था कि उसे साथ ले जाना किसी चोटी को सर करने बराबर होगा। मैं भी तुम्हारा इंतजार कर रही थी। महरोज चौंका। मुझे कहीं बाहर ले चलो, मेरा दिल घबरा रहा है। वो शिकस्तगी से बोली। क्यों, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? या फिर डॉक्टर के पास ले चलूं? वो उठकर करीब आया। डॉक्टर के पास नहीं, बल्कि कहीं ऐसी जगह ले चलो जहां मुझे मेरे अपनों की याद ना आए। बहुत याद आ रही है, थक गई हूं। तो फिर उठो और तैयार हो जाओ। महरोज ने उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया और वो ना जाने किस कैफियत में थी, चुपचाप तैयार होने चली गई। मगर उसकी तैयारी बस कपड़े तब्दील किए और बालों में ब्रश करके आ गई। बस, वो हैरान हुआ। तो और क्या, कोई मेकअप वगैरह, कोई ज्वेलरी? नहीं, मेरा मूड नहीं। लेकिन रबी, वो इसरार करते करते रुका। ओके ठीक है, चलो। वो खुद भी तैयार हो चुका था। महरोज सीढ़ियां उतरकर नीचे जा चुका था, लेकिन रबी वहीं रुक गई। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी और थोड़ी देर बाद जब वो नीचे उतरी तो महरोज के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। वो ब्लैक कॉम्बिनेशन की लॉन्ग शर्ट और पाजामा पहने, मैचिंग की ज्वेलरी और लिपस्टिक लगाए बहुत खूबसूरत लग रही थी। थैंक यू, वो गाड़ी में बैठते कहने लगा। मैं देखना चाहती हूँ तुम्हारा कहाँ मानकर कैसा फील करती हूँ। तो कैसा फील हुआ? सच पूछो तो कुछ भी फील नहीं कर रही उस वक्त, बल्कि बहुत दिन हो गए फील करना छोड़ दिया। मुझे ऐसा लगता है मेरा दिल बंद हो गया। अजीब बेहिस्सी आ गई। वरना खुद सोचो, कभी तुम्हारे कहने पर यूं तैयार हो सकती हूँ, या बना कहे ऐसे तुम्हारे साथ कहीं जा सकती हूँ। उसने स्टीयरिंग पर मुक्का मारते हुए गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और वो बाहर देखने लगी। तकलीफ हुई सुनकर? हाँ हुई है, और मुझे जो इतने अरसे से हो रही है। दिन रात सुकून नहीं, सारी सारी रात जाग कर गुजारती हूँ, और तुम सुकून से सोते हो। सोचती हूँ तुम्हें कब दर्द मिले, तुम भी जागो, तब तुम्हें एहसास हो उस बोझ का जो मैं अपने ज़मीर पर लिए फिर रही हूँ। रबी, तुमने खामखा अपने आसाब पर तारी किया है ये, वरना जो हुआ किस्मत थी। कब तक रोग लगा कर रखूगी? एक ग्लास पानी पिला दो, मुझे प्यास लगी है। वो टिश्यू से पसीना पोंछते कहने लगी। वो परेशानी से इधर उधर देखने लगा। पानी कहाँ से मिल सकता है? थोड़े फासले पर पेट्रोल पंप था। महरोज गाड़ी से उतरकर पंप की तरफ गया और मिनरल वाटर ले आया। रबी, उसने गाल थपथपाया। ये लो पानी। उसने बोतल दी। वो गटागट पानी पी गई। आर यू ऑल राइट? इट्स ऑल राइट। क्या हुआ था? बस यूं ही दिल घबरा गया था, गर्मी से। वो गाड़ी का शीशा नीचे करने लगी। क्या ये बेहतर नहीं हम डॉक्टर के पास जाएं? नहीं, अब ठीक हूं। खाने के लिए कुछ लोगी? नहीं, अलबत्ता जहां जा रहे हो उनके लिए कुछ ले लो। महरोज चौंक गया। तुम्हें कैसे पता कहाँ जा रहे हैं? दिन में निशा और नायमा की कॉल आई थी। ओह, तो तुम्हें पता था? उसका दिमाग पागल हो रहा था। ये लड़की उसे पल पल पागल कर रही थी। बस एक तुम्हें नहीं पता था, बाकी तो सब पता है, उसने कहा और आंखें मूंद ली। माजी। घर में सबकी मिली जुली आवाज आई। बारात आ गई, बारात आ गई। लड़कियां फूलों की प्लेट लिए गेट पर गईं। उनमें रबी भी शामिल थी, चेहरे पर मुस्कुराहट लिए। महरोज ने पहला कदम अंदर रखा तो फूल निछावर करने में पहल भी उसी ने की। वो दम बखुद रह गया। उसके कदम जम गए। ये लड़की, आखिर माजरा क्या है? फातिमा, उसने जेरे लब कहा। रबी, रबी। यस मॉम, तुम्हें ऊपर फातिमा बुला रही है, सकीना ने बताया, और वो प्लेट एक लड़की को थमाकर चली गई और महरोज की समातों पर बम फोड़े उसे छोड़ गई। पूरी रात ख्वाहिशों और अरमानों से सजे ख्वाब झूठ और फरेब थे। मतलब ये लड़की कोई और है और फातिमा कोई और। मुझे इसने बेवकूफ बनाया, ये कैसे हो सकता है? दिल में तस्वीर सजाए सुबह का बेचैनी से इंतजार किया था उसने। तो फिर अब वो फैसले से नहीं हट सकता था। अपनी भाभी देखी तो ने?
उसने सोफे पर बैठते हुए कहा। कौन? हसान हैरान हुआ। वो ब्लैक शरारे में। उसने रबी को देखते हुए कहा। मगर वो तो फातिमा भाभी नहीं, कोई और है। बस यही है अब। वो मुस्कुराया और हसान उलझा। मॉम, उसने पास खड़ी आरिफा बेगम को बुलाया। जी बेटा। वो लड़की कौन है? वो फातिमा की फूफो की बेटी है, रबी अहमद, लाहौर से आई है। उसने तारुफ करवाया। आप बैठी मेरे पास। उसने आरिफी बेगम को पास बिठाकर इत्मीनान से उसकी समातों पर बम फोड़ा। वो हिल कर रह गई। माशाल्लाह, आज तो चांद जमीन पर उतर आया, रबी ने दुल्हन बनी फातिमा को देखकर कहा। दूल्हा भी किसी चांद से कम नहीं, जोड़ी कमाल की है, पास खड़ी लड़की ने कहा। सभी तारीफ कर रही थी। फातिमा, फातिमा, गजब हो गया। वो दूल्हा ने शादी से इनकार कर दिया। रुकैया ने बम फोड़ा। क्या? रबी ने कहा। हाँ, वो कहता है फातिमा से शादी नहीं करूंगा, वो रबी से शादी करना चाहता है। ये क्या कह रही हो? रबी चकराई। हाँ, नीचे सारे लोग जमा हैं और अब्बा तो दूल्हा को मारने के दर पे है। रुकैया के हवास उड़े हुए थे। रबी तेजी से दरवाजा खोलकर बाहर निकली। अगर तुम सच कह रही हो तो हम इसे सजा जरूर देंगे, लेकिन तुमने अगर गलत बयानी की तो तुम्हारा सर कलम कर देंगे, इलियास साहब ने गुस्से से कहा। रबिया की हवाइयां उड़ गईं। हाय, ये क्या हो गया मुझसे? वो साकित खड़ी थी। सकीने, बुलाओ अपनी बेटी को, उन्होंने अपनी बहन से कहा। जी, बुलाती हूँ। सकीना ड्राइंग रूम से बाहर भागी, मगर रबिया दरवाजे पर ही खड़ी थी। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा। रबिया, चलो मेरे साथ। मॉम। सकीना उसका हाथ पकड़कर अंदर ले गई। इधर आओ लड़की, इलियास साहब ने कहा। जी। वो लरसते हिस्म से खड़ी थी। तुमने उस लड़के को कहा है कि तुम फातिमा हो? जी, कहा था। वो सर झुकाए खड़ी थी। तुमने उसके साथ बातें की? उन्होंने गुस्से से पूछा। जी, की थी, मगर वो सिर्फ एक शरारत थी। इतना सुनना था कि इलियास साहब का भारी हाथ उसके गाल पर पड़ा। बेशरम, ये शरारत थी तुम्हारी नजर में? वो धाड़े। मामू जान, इसमें मेरी कोई बदनीयती नहीं थी, मैंने बस एक शरारत की थी, ये सब महज एक मजाक था बस, उसने सफाई दी। ये मजाक था? किसी नामहरम से बातें करना, खुद को उसकी बीवी बताना मजाक था तुम्हारे लिए? मुझसे गलती हो गई मामू जान, मुझे माफ कर दें, उसने मिन्नत की। माफी कैसी? तुम्हारी सजा यही है कि तुम्हारा निकाह पढ़ाकर तुम्हें यहां से दफा कर दें, उन्होंने फैसला सुनाया। नहीं, ये नहीं हो सकता। उसके हवास उड़ गए। अहमद, मुर्तजा को बुलाना है या तुम्हें कोई इख्तलाफ है मेरे फैसले पर? उन्होंने सर झुकाए खड़े अहमद को कहा। नहीं पापा, महरोज फातिमा का नसीब है, वो दुल्हन बनी बैठी है, वो मर जाएगी, उसने अहमद की तरफ जाते हुए कहा। वो मेरी बेटी है, साबिर और शाकिर, और मैं खुद भी नहीं चाहूंगा कि इस लड़का का निकाह मेरी बेटी से हो, इलियास साहब ने हकारत से कहा। नहीं माम, कुछ तो बोलिए पापा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। उसने माँ बाप से इल्तिजाएं की, मगर किसी ने नहीं सुनी। वो दोनों तो शर्म से जमीन में गड़ने को थे। उन्होंने इलियास साहब के फैसले पर भी कोई एतराज नहीं किया था। रबी रोती रही धाड़े मार मार कर, मगर किसी ने उसकी नहीं सुनी और महरूज बख्त के साथ उसका निकाह करवा दिया और थोड़ी ही देर में उसे दुल्हन बनाकर रुखसत कर दिया। रबी की आंखों में दुल्हन बनी फातिमा की तस्वीर थी। उसके दिल और ज़मीर बोझ तले दबा था। वो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी, मगर रुखसती के वक्त उन्होंने उसके सर पर हाथ नहीं रखा था। उसे रोती बुलकती को भेज दिया। उसे सजा देकर भेज दिया गया था, अपने से दूरी की सजा, कता ताल्लुक करने की सजा। वो गाड़ी से पलट पलट कर देखती रही, मगर किसी ने उसकी तरफ नहीं देखा। भाभी, निशा लपक कर उसकी तरफ गई और लिपट गई। रोज ख्वाब में देखती कि महरोज भाई आपको लेकर हमारे घर आए, और रोज टूट जाता, निशा ने खुश होकर बताया। निशा अपनी आदत से मजबूर नॉन स्टॉप शुरू थी। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं? नाइमा ने कहा। ठीक हूं, आप सुनाएं? रबी ने कहा। नुज़त बेगम ने रबी को माथे पर प्यार किया, गले लगाया। चाचा ने सर पर हाथ फेरा। भाभी, आप इतनी प्यारी हैं, बिल्कुल परी लगती हैं। निशा ने रबे का हाथ चूमा
اور ربی کتنے عرصے بعد کھلکھلا کر ہنستی مہروز کے ساتھ۔ سب نے چونک کر ربی کو دیکھا۔ دیکھ رہے ہو اپنی بہن کا کمال؟ اسام چاچا نے کہا۔ جی دیکھ رہا ہوں، اور اپنی بہن کو انعام دینے کو دل کر رہا ہے۔ نشا، مہروز نے جیب سے والٹ نکالا۔ جی بھائی، وہ دور سے بولی۔ یہ لو تمہارا انعام۔ اس نے 1000 کے نوٹ اس کی طرف بڑھائے۔ کس چیز کا؟ ساری بات نہیں پوچھتے، بس رکھ لو۔ میں سمجھ گئی کیوں ملا ہے مجھے انعام۔ مہروز اس کی بات پر زور سے ہنسا۔ آپ کی ہنسی پر ملا ہے انعام، آپ تھوڑا اور ہنس دے، میرا کاروبار چل جائے گا، نشان نے کان میں کہا، اور ربی کی نظر ہاتھ پر گئی۔ اگر میں کہوں یہ پیسے واپس کراؤ، میں تمہیں اس سے بھی زیادہ دوں گی، ربی نے کہا۔ نہ بابا نہ، میں لوٹا نہیں جو پھر جاؤں۔ بڑی توتا چشم ہو یار۔ توتا چشم نہیں ہوں، وفادار ہوں، میرے بھائی نے دیے، مجھے ایک کا بن کر رہنا چاہیے۔ ربی اس کی بات پر ہنستی۔ تھوڑی ہی دیر میں موڈ ٹھیک ہو گیا تھا۔ انہوں نے ہنستے مسکراتے ہوئے کھانا کھایا۔ بھائی آپ سب ڈرائنگ روم میں بیٹھیں، اور بھابھی آپ میرے ساتھ برتن سمیٹنے میں مدد کروائیں، نشا نے لاپرواہی سے کہا۔ نشا؟ نصرت نے کہا۔ اٹس اوکے مما، بھابھی ہمارا گھر کا ہی حصہ ہیں۔ ربیہ نے اس کے ساتھ برتن سمیٹے اور کچن میں رکھے۔ بھابھی آپ چائے کا پانی چڑھائیں، تب تک میں یہ برتن دھو دیتی ہوں۔ اس نے ایک اور کام سونپا۔ ربیہ نے نہ صرف پانی چڑھایا بلکہ چائے بھی بنا دی تھی۔ چائے تیار ہے، ربیہ نے کہا۔ میں بھی تیار ہوں۔ نشا نے چائے کپ میں ڈالی۔ آپ یہ لے جائیں، میں بھی آتی ہوں، نشا نے کہا۔ اس نے ڈرائنگ روم میں جا کر سب کو چائے دی، اور مہروز غش کھانے کو تھا۔ کیا یہ وہی ربی ہے؟ چائے مہروز کی طرف ٹرے تھی۔ بیٹھ جاؤ بیٹا تم، نزہت پہ کہا۔ حاضرین، چائے کیسی ہے؟ نشا نے پوچھا۔ تعریف سننا چاہتی ہو؟ مہروز نے چھیڑا۔ میں کیوں سنوں؟ سننے وہ جس نے بنائی ہے، اس نے ربی کی طرف اشارہ کیا۔ کیا واقعی؟ اور کیا، میں خود کریڈٹ دے رہی ہوں ان کو۔ تو پھر ایسا کرو، اگر چائے بچی تھوڑی تو وہ بھی لے آؤ میرے لیے۔ اس کی بات پر سب ہنستی ہے۔ میرا تو دل چاہ رہا ہے نشا کو ساتھ لے جاؤں، کم از کم میری بیوی تو خوش رہے گی۔ کیا آپ نے مجھے تماشا کرنے والی بندریا سمجھائے؟ نشا نے ایک دم کہا، اور سب ہنستی ہے۔ چلے؟ ربی نے کہا۔ ہاں، مہروز نے وال کلاک دیکھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ اسام نے پوچھا۔ گھر، مہروز نے کہا۔ ٹائم دیکھ رہے ہو؟ رات یہیں رکو گے، صبح ناشتہ کر کے چلے جانا۔ لیکن چچا، بس کچھ نہیں سن رہا میں، کل جاؤ گے بس۔ کمرہ سیٹ کروا دیا ہے، جاؤ آرام کر لو۔ نشا، جاؤ بھائی کو چھوڑاؤ، تھک گئے ہوں گے۔ وہ مہروز کو روم میں چھوڑ آئی۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب وہ کمرے میں آئی، مہروز سو چکا تھا۔ وہ بھی لیٹ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں آنکھ لگ، پھر صبح ہی کھلی۔ اس نے آنکھیں کھولی تو وہ مہروز کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ اسے یکدم کرنٹ لگا۔ وہ جھٹکے سے اس کے حصار سے نکلی۔ کیا ہوا؟ صبح صبح کرنٹ کیوں مار رہی ہو؟ مہروز گہنی کے بل اٹھا، بنا شرٹ کے اس کے مسلز نمایاں ہو رہے کسی باڈی بلڈر کی طرح۔ ربی اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے گئی۔ رات تم نے اتنی دیر لگا دی آنے میں تو سو ہی گیا۔ مہروز بھی اس کے عقب میں آ کر اس کے بالوں میں چہرہ چھپانے لگا۔ مجھے پتا ہوتا تم ہمیشہ کے لیے سونا چاہتے ہو، کب کی آ جاتی۔ کیوں اپنے ہونے والے بچے کو یتیم کر رہی ہو؟ مہروز نے پیار سے کہا۔ بچہ؟ وہ حیران ہوئی۔ تم کیا سمجھتی ہو تم مجھ سے یہ بات چھپا لو گی؟ وہ اس کے گال پر اپنے گام مس کرتے ہوئے کہنے لگا۔ مگر ایسی تو کوئی بات نہیں۔ مہروز نے اسے اپنی طرف گھما کر اس کا رخ کیا، اس کا چہرہ تھام لیا۔ اب میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہو کہ ایسی بات نہیں۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ ربیہ ساکت کھڑی رہی۔ وہ پلٹ گیا۔ وہ شخص وہ بات بھی جان گیا تھا جو وہ اپنے آپ سے بھی چھپائے پھر رہی تھی۔ اسے کئی بار اپنی طبیعت پر شک ہوا، مگر اس نے ٹال دیا۔ وہ شک پر یقین کی مہر نہیں لگانا چاہتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ناشتہ کر کے وہ لوگ واپسی کے لیے نکل گئے۔ اسے اپنی ماں شدت سے یاد آ رہی تھی۔ اس کے خاموش آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے گھر پہنچ کر گاڑی کا دروازہ خود کھولا اور اسے ہاتھ پکڑ کر اترنے میں مدد کی، مگر وہ اس کا ہاتھ ہٹائے آگے بڑھ گئی۔ اس کا رخ بیڈ روم کی طرف تھا۔ السلام علیکم، اس نے عارفہ بیگم کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ ربیہ کو کیا ہوا؟ شاید طبیعت ٹھیک نہیں۔ کیا ہوا طبیعت کو؟ پریشانی کی بات نہیں، خوشی کی بات ہے۔ ریئلی؟ سچ کہہ رہے ہو؟ عارفہ چہک گئی۔ آپ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، کنفرم کروا لیں۔ ربیہ اداس کیوں ہے؟ شاید گھر والوں کو مس کر رہی ہے۔ اس موقع پر
तो कोशिश करो इसकी अम्मी अब्बा मान जाएं। कुछ तो करना ही होगा। हाँ, कोशिश करो, मान जाएंगे इंशाल्लाह। कहाँ जा रही हैं? उसने आरिफा को जाते देख पूछा। तुम्हारे डैड को खुशखबरी देने। महरूज मुस्कुरा दिया। अपनी माम को मना कर दो, मुझे नहीं जाना डॉक्टर के पास। रबी ने कहा, मुझे तुम्हारी नहीं अपने बच्चे की फिक्र है। मुझे जरूरत भी नहीं तुम्हारी फिक्र की, तो मुझे अपने बच्चे की तो करने दो। बड़ी तकलीफ हो रही है अपने बच्चे के लिए, बीवी के लिए भी हो रही है। उफ, क्या हाल बना लिया है। तुम्हारा हाल भी अपने जैसा ही कर दूंगी, वो नफरत से बोली। वो तो तुम कर ही रही हो, दिन भी बर्बाद और रातें भी। यूं लगता है शादी को 30 साल हो गए। मर्द होकर भी खुद को संभाल कर रखा, कभी बहकने का नहीं सोचा कि मशरिकी बीवी से सब अरमान पूरे करूंगा, और मशरिकी बीवी हाथ तक नहीं लगाने देती। यार, जो रिश्ता मुझ पे हलाल है उसे हराम तो मत करो। क्या चाहते हो? वो सब जो एक शौहर चाहता है। हर शौहर जबरदस्ती का नहीं होता। हर बीवी तुम्हारी तरह जिद्दी और गसीली भी नहीं होती। शौहर के बड़े बड़े ऐब ढांप लेती है। तुमने ढांपा था मेरा ऐब, माफ तो कर सकते हो ना? मुझे किसी ने माफ किया? उस दिन तुम मुझे माफ कर देते, अब तुम कौन हो माफी मांगने वाले? उसकी आवाज भर आई। मतलब तुम माफ नहीं करोगी? नहीं, उसने लब भेंच लिए। महरूज, रबी तैयार है? आरिफा ने कहा। नहीं, आप डॉक्टर को फोन करके मना कर दे। महरूज ने 2 टोक कहा। ब्रीफ केस उठाए बाहर आया। कहाँ जा रहे हो? लाहौर। वापसी कब तक होगी? शायद कल। वो जवाब देता बाहर निकलने लगा। लेकिन बेटा, वो रबी, उसे उसके हाल पर छोड़ दें, वो माँ से कहता बाहर निकल गया। उसके जहन से रबी की बातें नहीं निकल रही थीं। पूरी रात खाली बिस्तर पर उसे नींद नहीं आ रही थी। उसका ध्यान महरूज की तरफ जा रहा था। क्या मुझे उसकी आदत हो गई? क्या वो नहीं है तो मुझे बेचैन हूं? वो उठ बैठी। क्या मैं फातिमा को भूल गई? सारी रात जागकर गुजरी। सुबह जब आंख खुली तो उसका सेल गुनगुना रहा था। हेलो, महरोज बात कर रहा हूं। कैसी हो? ठीक हूं। रात कैसी गुजरी? मेरी याद आई? रात अच्छी गुजरी है, सुकून से। तुम्हारा तो ख्याल भी नहीं आया। तुम तो झूठ भी सच की तरह बोलती हो। लेकिन अब मैं सच को सच और झूठ को झूठ ही मानूंगा। मैं आ जा रहा हूं, मुझे भी नींद नहीं आई। इतना कहकर उसने फोन रख दिया। महरूज, बख्त में तुम्हें दिल से याद तो कर सकती हूं, मगर माफ नहीं कर सकती। उसने खुद कलामी की और गहरी सांस ली। आज तुम्हारे चेकअप की डेट है, वो दराज से फाइल निकालते हुए बोला। जानती हूं, वो बालों में कंघी करते हुए कहने लगी। तो फिर चले, टाइम हो गया। वो उसके करीब आकर खड़ा हो गया। उसने उठकर अपने इर्द इर्द चादर फैला ली और महरूज के साथ बाहर निकल गई। महरूज ने सीढ़ियां उतरने में उसका हाथ पकड़कर मदद की। वो उसे लेकर गाड़ी तक आ गया और रबी का जिस्म अब खासा सेहतमंद लग रहा था। इसकी डिलीवरी में 2 माह रह गए थे और वो इसकी हर बात का ध्यान रखता। चलने फिरने, खाने पीने उसे ख्याल रहता था। हर महीने बाद चेकअप भी रेगुलर हो रहा था, दवाएं भी वक्त पर देता। इसने रबी का ख्याल रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। महरूज, महरूज। वो बहुत देर से दर्द बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन उसकी चीख निकल रही थी। उसने महरूज को पुकार ही लिया। रबी। वो हड़बड़ा कर उठा और हाथ बढ़ाकर लैंप चलाया। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। रबिया का चेहरा पसीने से तर था। तुम हिम्मत से काम लो, मैं माम को बुलाता हूं। वो बाहर निकला। आरिफा बेगम नींद से उठकर भागी आई थीं। महरूज ने उसे गाड़ी में बिठाया। रात के 3 बजे अच्छी खासी अफरा-तफरी हो गई थी, लेकिन 1 घंटे बाद जब उसको बेटी की खुशखबरी मिली तो वो सारी अफरा-तफरी भूल गया। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। नर्स ने बच्ची को इसकी गोद में थमा दिया। सॉरी, आपकी बीवी की हालत खासी खराब है। डिलीवरी के वक्त इनका बीपी लो हो गया था। उनका जिस्म बिल्कुल बेजान हो गया था। महरूज की हवाइयां उड़ने लगीं। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। उठो, हौसले से काम लो और नमाज के बाद दुआ करना, फेरोज ने कहा। फेरोज ने बच्ची के कान में अजान दी और मस्जिद चला गया। महरोज भी नमाज पढ़ने चला गया, मगर नमाज पढ़कर वापस भी आ गए थे, मगर रबी को होश नहीं आया। सुबह हो चुकी थी। आरिफा ने गांव फोन करके भी बता दिया था, लेकिन एक रबी की फैमिली थी जिन्होंने फोन सुनना गवारा नहीं किया। तुम पहले भी 2 बार आ चुके हो और हमारा जवाब इनकार में था, और आज भी है, अहमद मुर्तजा ने सख्त लहजे में कहा।
पहले जब आया था तो हालात ये नहीं थे। मैं आपके पांव पकड़ने को तैयार हूँ। इसे माफ कर दें, बस एक बार कर दें। वो 3 दिन से अस्पताल में है, मौत और जिंदगी से लड़ रही है। बल्कि ये कहें, लड़ नहीं रही, वो हार रही है। वो जिंदगी से मुंह मोड़ रही है। महरूज की आंखों में आंसू थे। जिंदगी में पहली बार वो यूं रोया था। उसका सब्र जवाब दे गया था। उस मुकाम पर आकर वो हार गया था। पहली बार अहमद उसे देख ठटके थे और सकीना बेगम घबराई थीं। क्या हुआ है इसे? इसकी ममता की तड़प छुपी न हारी। पछतावा है उसे अपनी बेटी तक की खबर नहीं। उसे महरोज बख्त का ख्याल नहीं, उसे फातिमा का ख्याल है। काश मैं उस दिन फातिमा से बात करने के लिए फोन ही ना करता। मेरी जिद ने ये नौबत लाई है। अपने साथ सबका सुकून बर्बाद कर दिया और 2 घर तबाह कर दिए। मैं इससे भी ज्यादा कसूरवार हूँ। आप मुझे सजा दे दें, इसे माफ कर दें। महरोज हाथ जोड़े खड़ा था। सकीना बेगम शौहर समेत उसे देख कर रह गई। कौन से अस्पताल में है? वो उसकी तकलीफ का सुनकर पिघल गए थे। अहमद ने गाड़ी निकाली। वो पहले भी रबी को बताए बगैर उनसे माफी मांगने आया था, मगर उन्होंने बेइज्जत करके निकाल दिया था। उसने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। 6 दिन बाद वो होश में आई और उसकी नजर सबसे पहले महरोज पर पड़ी। अजाड़ वीरान चेहरा, काफी थका थका लग ही नहीं रहा था। वो महरोज है, हर दम एक्टिव, साफ सुथरा रहने वाला। वो उसकी नजर खुद पर महसूस करता आगे से हट गया और फिर उसकी नजर सकीना और अहमद मुर्तजा पर पड़ी। माँ, वो जेरे लब बोली जैसे ख्वाब हो। मेरी जान, मेरी बच्ची कैसी है? वो लपक कर पास आई। माम, उसने उन्हें छुआ। हाँ मेरी जान, मैं ही हूँ तुम्हारी माम। उन्होंने उसकी पेशानी पर बोसा दिया। डैड, उसने अहमद की तरफ देखा। आप मुझसे मिलने आए हैं? उसकी आवाज भर आई। हम पिछले 3 दिन से तुम्हारे पास हैं, बस तुम ही आंखें बंद किए पड़ी थी। और वो? उसने बेसाख्ता पूरे कमरे में देखा। उसे महरोज कहीं नहीं दिखा। कौन वो? अपनी बेटी की बात कर रही हो? बेटी? वो चौंकी। जाइए अहमद, बच्ची को अंदर लाएं, इसने तो देखा ही नहीं। मुबारक हो भाभी। तभी निशा बच्ची को अंदर ले आई। निशा? रबिया उसे देखकर खुश हुई। जी, मैं निशा, आपकी साहिबजादी ने थका कर रख दिया। उसने बच्ची को रबी के पास लिटा दिया था। सब कमरे में आ गए थे। अरे महरूज कहाँ है? भाभी का सदका देने और शुक्राने के नवाफिल पढ़ने गए हैं, निशा ने जवाब दिया और फिर सब हंसी मजाक करने लगे। दूसरे दिन उसे डिस्चार्ज कर दिया गया था और रबी घर आ गई थी। भाई, बच्ची का नाम क्या रखना है? निशा ने कहा। क्यों, तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? समझ तो किसी को भी नहीं आ रहा, क्या रखें? उसने रबी की तरफ इशारा किया। अब संजीदगी से बताओ, क्या नाम रखना है बच्ची का? फैरोज बख्त ने कहा। वानिया कैसा रहेगा? महरोज ने कहा। इसके मानी क्या हैं? इसके मानी अल्लाह की तरफ से तोहफा। वानिया महरोज बख्त। अच्छा नाम है, रख लो, आरिफा ने कहा। रबी चुपचाप खाना खाती रही। फिर थोड़ी देर बातें करने के बाद बच्ची को लेकर बेडरूम में आ गई। तुम्हें बच्ची का नाम पसंद नहीं आया शायद? महरूज ने बच्ची से खेलते हुए पूछा। मैंने ऐसा कब कहा? तुम कोई नाम बता दो। वानिया महरोज बख्त, रबी ने कहा और महरोज मुस्कुरा दिया। एक बात पूछूं, तुम्हें बात करने के लिए इजाजत कब से लेने पड़ी? जब से तुमने अनजान बनना शुरू किया। मुझे किसी ने बताया था कि अगर किसी की तवज्जो हासिल करनी हो तो उससे अनजान बन जाओ, मगर अफसोस मुझे अब समझ आई ये बात जब मैं अपनी सारी मोहब्बत के खजाने लुटा चुका था। खैर, हर बात तो अब भी जाया नहीं गया, उसने शरारत से कहा। तुम मुझसे नाराज थे? रबी ने पूछा। नहीं, तो फिर मुझसे नजरें क्यों चुराए फिर रहे थे? पशेमान था। जब तुम्हें तुम्हारे मैंने माम डैड के साथ खुश देखा तो मुझे गलती का एहसास हुआ। क्यों मैं रिश्तों में दरार का सबब बन गया। ये सब किस्मत में लिखा था। तुम मान चुकी हो इस चीज को? हाँ, लेकिन फातिमा नामी तीर मेरे दिल में अब भी चुभता है। ये कसक हमेशा रहेगी। इधर आओ मेरे पास। महरोज ने उसे करीब आने का इशारा किया और वो जैसे ही करीब आई, महरोज ने उसे बाजुओं में घेर लिया। जिंदगी के किसी न किसी मकाम पर ये तीर भी निकल जाएगा,
बस दुआ किया कर, वक्त बहुत सी तब्दीलियां लाता है। अब तुम खुद को ही देख लो, पहले करीब आता था तो तुम दूर भागती थी, और दूर बैठा था तो खुद ही करीब आ गई। महरोज पटरी से उतर गया था। क्या कहा? वो चीखी यही कि मैं अपनी बच्ची को प्यार कर रहा हूँ और तुम मेरी तवज्जो अपनी तरफ सिमत करवा रही हो। महरोज ने इसे देखते हुए कहा, तुमने खुद मुझे करीब बुलाया था, मुझे कब पता था कि तुम आ ही जाओगी। उसने हंसी दबाते हुए कहा। महरूज बख्त। उसने महरूज के बाल दबोचे। तभी वानिया रोने लगी और महरूज का रोमांटिक मूड हरन हो गया। रबी जल्दी आओ, महरोज का फोन है, सकीना बेगम ने आवाज दी। आ रही हूँ। वो लाउंज में आई। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? ठीक हूँ। क्या बात है, मूड क्यों ऑफ है? तुम्हारी लाडली ने मीर असील तोड़ा है, नीचे फेंक दिया। कोई बात नहीं, नया ले लेंगे, जो तुम्हें पसंद हुआ। एनीवे, ये बताओ घर कब आ रही हो? अभी 5 दिन तो हुए हैं। यार, घर बहुत खाली हो गया माम। डैड भी तुम दोनों को मिस कर रहे हैं। हाँ, यहाँ भी माम डैड फिर मिस करने लगते हैं। हाँ, यहाँ भी माम डैड फिर मिस करने लगते हैं। रबी अपने माँ बाप के लिए उदास हुई। तभी तो कहता हूँ नए मेहमान की तैयारी करो, फिर एक अंकल आंटी के पास रहेगा, एक माम डैड के पास। अच्छा, फिर तुम कहोगे एक और मेहमान की तैयारी करो जो हमारे पास भी रहे। बहुत तेज हो, तभी तो मैं तुम्हारे हाथों बेवकूफ बन गया। और अब मैं बनती हूँ बेवकूफ तुम्हारी चिकनी चपड़ी बातों में आकर। उसकी बात पर वो हंस दिया। फिर घर कब आ रही हो? पापा आए तो कहती हूँ सीट रिजर्व करवा दें, उसने कहा और फोन बंद कर दिया। जहाज के परवास करने में बहुत टाइम था अभी। वो वानिया को गोद में लिए बैग एक साथ रखे बैठ गई थी। मम्मा, वो बेबी? वानिया ने इशारा किया। हाँ, छोटा सा भाई है। उसने थोड़े फासले पर खड़े बच्चे को देखा। वो बच्चा भी वानिया को देख रहा था, शायद खेलना चाहता था। बिलाखिर वानिया ने उस बच्चे का हाथ पकड़कर उसे खींच लिया और वो रो लगा। ओ एम सॉरी, ये बस खेलने की जिद कर रही है। रबिया ने गाउन में बैठी उसकी माँ से माजरत की। इट्स ओके, लेकिन कभी कभी खेल में जिंदगी दांव पर लग जाती है। रबी को हैरत हुई। इस आवाज ने रबी की समातों पर बम फोड़ा। फातिमा? उसने बेयकीनी से कहा। फातिमा, ये तुम ही हो ना? कोई शक है? फातिमा, तुम कहाँ थीं? रबी का लहजा भरा था। पुरानी बातें याद आ गई थीं। मैंने बहुत बार तुमसे मिलने की कोशिश की, मगर खदीजा मानी ने बताया तुम्हारी शादी हो गई। तुम कहाँ हो, कैसी हो, कुछ नहीं बताया। जैसे माम डैड ने मुझसे मिलना शुरू किया, मामू ने उनसे वास्ते खत्म कर दिए। रबी ने कहा, मेरी शादी अब्बा ने अपनी मर्जी से कर दी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं बहुत खुश हूँ अपने शौहर और बेटे के साथ। पुरानी कोई बात याद नहीं रही। शादीशुदा जिंदगी में वक्त नहीं मिलता सोचने का। फातिमा जानती थी रबिया शर्मिंदा है। मिलता है वक्त जब जब लेटती हो सोने के, नींद नहीं आती, आएगी कैसे? सब याद आ जाता हमने कभी किसी के साथ जो भी बुरा किया हो। रबिया, भूल जाओ पुरानी बातें, मैं भी भूल गई। मैं इस बात को छोड़ दूंगी, तुम मुझे माफ कर दो। उसने बहते आंसू के साथ हाथ जोड़ दिए। मैंने तुम्हें माफ किया सच्चे दिल से। अब बेशक तुमसे नाराज रहें, मगर मैंने माफ कर दिया। हाँ, शुरू में दुख हुआ था, लेकिन जब से शादी हुई है मैं समझ गई यही किस्मत है। वो तो मेरी किस्मत थी ही नहीं, मेरी किस्मत तो ये है, वो तो तुम्हारी थी। रबी के बलक बलक कर रोने पर सब उसे घूर रहे थे। रबी, संभालो खुद को। फातिमा ने उसे गले लगाया। थैंक यू फातिमा। उसने फातिमा का हाथ चूमा। आज उसने खुल सांस लिया। जमीर का बोझ उतर चुका था। फातिमा बहुत खुश थी। अपने शौहर के साथ वो कराची में होता था। अच्छी फैमिली थी। आज वो अपने माँ बाप से मिलने आ रही थी। जब इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उनकी मुलाकात हुई, वो बाहर आई तो महरूज खड़ा था। उसने पलटकर फातिमा को देखा, फिर आगे बढ़ गई। कैसे देख रही हो? फातिमा को। फातिमा? हाँ, आज उसने मुझे जिंदगी बख्श दी। महरोज, मुझे माफ कर दिया। महरोज ने खुदा का शुक्र अदा किया। इस बार लाहौर जाकर तुम्हें बहुत मिस किया। रबी ने उसके कांधे पर सर रखते हुए कहा। क्यों? बस प्यार आ रहा था तुम पर। तौबा कर लो। नहीं, अब घर जाकर।
तो जल्दी चलो। महरूज ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और रबी खिखला कर हंस दी और इन दोनों को हंसता देख वानिया ताली बजाने लगी।